हाँ जी, देखो इधर ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड, बोल इनसाइड कितना, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, सरफेस पर कितना, और आउटसाइड कितना, बोला। ठीक है बेटा, अगर हम समरी करें तो हम बहुत सारी चीजें उतरे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे हमने डाइपोल के लिए किया, 0.4 से स्टार्ट करोगे 0.4, फिर किसके लिए, डाइपोल के लिए, फिर किसके लिए, रिंग के लिए, ठीक है ना, रॉड, ठीक है, फिर रिंग, फिर उसके बाद लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज के बाद शेल, शीट, ठीक है। तो एक बार इन सबकी डिपेंडेंसी के ग्राफ और देख लो, ठीक है, कई बार हमसे ग्राफ अलग से पूछता है, ग्राफ बिटवीन आर एंड ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बेसिकली ग्राफ बना रहे, ठीक है। पहला बोल पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। कैसा आएगा बोल ग्राफ, ये ई लिया, ये आर लिया, रेक्टेंगुलर हाइपर, ये आएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ने, ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। चलो इधर ध्यान से, वैसे तो खैर जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एग्जैक्टली सही करी लड़की, बन जब ये आर की सिंगल पावर होती है ना डिपेंडेंसी, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है। लेकिन ये इनवर्स का ग्राफ है, इसी के जैसा आता है। बात सही है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब आएगा जब नीचे आर हो, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ओके। दूसरा हमने क्या पढ़ा बोल, डाइपोल लिख ले, ठीक है, डाइपोल, एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला, और इक्वेटोरियल लाइन पर आर क्यूब, 1/r³ के, यानी इनवर्स है, इनवर्स के सारे ऐसे आते हैं बेटा, ठीक है, पैराबोलिक आते हैं इनवर्स जितनी भी, ठीक है, ओके। जितने भी इनवर्स वाले ग्राफ आएंगे वो सारे पैराबोलिक आएंगे, ये ध्यान रख, ठीक है, उल्टा है पैराबोला, ठीक है ना, ना क्यों आएगा बेटा, डायरेक्शन को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो कईयों में फर्क पड़ेगा बेटा, ठीक है। और फिर वो डायरेक्शन जो है वो ई की डायरेक्शन इस पे अपोजिट होगी, इस पे सेम होगी। हम बिना डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर रहे हैं, किसको प्लॉट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ओके। जब डायरेक्शन दोनों के बनाएंगे तो एक का इधर बनाएंगे तो दूसरे का अपोजिट बनाएंगे, ठीक है, जब तक एक ही है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद बोल नंबर 3 पर किसका लिखा, रिंग का, बोल रिंग का क्या फॉर्मूला था, ऑन एक्सियल लाइन क्या था, E इजिकल टू, बोल पी नहीं था उसमें कुछ भी, क्या था, के क्यू, ठीक है। उसके बाद पॉइंट की डिस्टेंस अगर तूने स्मॉल आर मानी तो स्मॉल आर नीचे, बोल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही था, अरे यही था, ठीक है। जो भी ये डिपेंडेंसी के ग्राफ होते हैं याद रख ये बेल शेप में आते हैं, कैसे आते हैं बेटा, बेल शेप में, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ आएंगे, ठीक है, क्या बेटा, ये ये जितनी जब भी नीचे पावर आपकी 1/2 3/2 पावर आती है तो कैसे आएंगे, बेल शेप आएंगे। अच्छा दोनों तरफ आएगा क्योंकि दोनों तरफ वेरी कर रहा, रिंग के इधर और इधर एक जैसा वेरिएशन होगा, ओके बेटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा किस पर, सेंटर पे, ओ सेंटर पे, ओ सॉरी ये देखो इसमें गड़बड़ है, एक मिनट, एक मिनट रुको, सेंटर पे तो जीरो है आपका, अरे है ना, तो सेंटर पर जीरो, फिर सेंटर के बाद क्या होगा बोल, सेंटर पे जीरो है, ठीक है। सेंटर के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा घटेगा, बोल, बोल सोच, ये सेंटर के बाद तू ये मान ले कि जैसे तूने मान लिया r/2 रख दिया, देख r/2 रख के क्या आता है, ये सेंटर है, ये r है, मैं यहां पूछ रहा हूं r/2 पर क्या आएगा,
रख दे इसमें आर की जगह r/2 क्या आता देख। बोल 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 जल्दी। r/2 पर देख और एक r पर देख, अपने आप समझ में आ जाएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये हमारी रिंग है, रिंग के सेंटर पर 0 है, हमको पता है। हम दो जगह चेक कर रहे हैं, एक r/2 डिस्टेंस पर कितना होगा और दूसरा हम चेक कर रहे हैं अगर इससे r डिस्टेंस पर चला जाऊं तो कितना होगा। ठीक है, r/2 पर क्या आएगा जल्दी बोल। बता रहा है तो इतने देर से क्यों बता रहा है। ठीक है, इधर देख नीचे क्या रखेगा, r²/4। के क्यू तो छोड़ दे तू, वो तो कांस्टेंट है सब कुछ। ठीक है, ये देख आर क्या आता है, नीचे क्या आएगा r/2 का स्क्वायर, क्या बनेगा r²/4। एलसीएम लेगा तो क्या बनेगा 5r²/4। तो यहाँ आया 5r²/4 की पावर 3/2, बोले यही बना गया। अब देख इधर ध्यान से, पावर 1/2 से ये 2 बन जाएगी। ठीक है, 2 का क्यूब क्या बन जाएगा 8, वो 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ऊपर बोल, 4r, क्या बन जाएगा 4r, और नीचे कितना बोल 5r² की पावर 3/2। ओके, ये होगा। ठीक है, चाहे तो r को बाहर निकाल ले। ठीक है, r बाहर आ जाएगा, बोल क्या बनेगा, r बाहर आएगा तो कितना, r का क्यूब, एक r ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, कर दूं कैंसिल एक ही स्टेप में, तो क्या बन जाएगा बोल यहाँ पर 4, नीचे कितना बेटा 5√5, क्या लिख सकते हैं इसको 5√5, 5 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं ये, और यहाँ क्या आ जाएगा r², और जो भी तू के क्यू कॉन्स्टेंट मान रहा है वो के क्यू कॉन्स्टेंट। ओके, ये कितने पर आया r/2। अब ऐसे ही r पर निकाल के आएगा, सोच 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 सोच, r रख दे यार अब की बात, r r। ठीक है, क्या हुआ r² और r² कितना 2r², तो ऊपर तो बना r, नीचे क्या बना 2r² का की पावर 3/2। ओके ओके, 2r² की पावर 3/2। ओके, अब बोल इसको क्या लिख सकते हैं, r बाहर आ जाएगा, r³ r² बन जाएगा 2√2, क्या आ जाएगा बोल यहाँ पर KQ/2√2 और r², यही होगा। अब बता इनमें से कौन बड़ा है, जल्दी बता, सोच के बता कौन बड़ा है। देख इधर ध्यान से, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले में ये बड़ा है, ऊपर भी बड़ी चीज है। ठीक है, चेक कर कौन सा बड़ा आएगा फटाफट से जल्दी से, अरे सोच के तो बता एक बार। भाई इधर देख ध्यान से, यहाँ पर इसको क्या मान सकता है तू, √5 को लगभग कितना आएगा √5, 2.4 के आसपास मान ले। ठीक है, 496 होता है ना 24 का। ठीक है, तो ये कितना 2.4, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2.4, बोल क्या आएगा। अबे 5 इंटू 2.4 120 हो जाएगा क्या, 12 होगा ना। ठीक है 12, अरे सही ना, तो ये लगभग 1/3 आएगा। ठीक है, और ये सोच क्या आएगा 1/2 इंटू 1.4, यानी 2.8 आएगा। तो ये छोटा आएगा कि ये आया, ठीक है, ये बड़ा आया, ये बड़ा आया ना। ठीक है ओके, तो याद रख ये जो कर्व होगा ना ये कुछ ऐसे वेरी करेगा दोनों तरफ। ठीक है बेटा, ठीक है, सेंटर पे क्या होगा 0 और फिर आगे बेल शेप जाएगा। इसमें कई बार तुमसे ये भी पूछता है कि मैक्सिमम कहां होगा, बोल किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा, कैसे निकालेंगे, करवा नहीं रहा, इससे मैक्सिमा मिनिमा से क्या करोगे, इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करोगे d/dr को, और फिर उसको इक्वल टू क्या करोगे 0 रखोगे। ठीक है, तो ये घर के लिए काम लिख लो, मैथ्स वाले पर्टिकुलरली कर लेना, बायो वाले भी कर सकते हैं। देख हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा हमेशा कब होता है, तो ये बेसिकली तेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा d/dr। ओके, d/dr को पकड़ के क्या रखना पड़ेगा 0। ओके, उससे जो r की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगा, और वो ये वाला पॉइंट होगा तेरा। ओके, ये वो वाला पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होता है। आ गई बात समझ में। कार्व हमेशा बेल शेप आते हैं, कहां मैक्सिमम हो रहा है ये सब हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो क्या ये चीज क्लियर, तो अपन यहां नहीं निकाल रहे, घर पे एक बार निकाल के मुझे बताना कहां मैक्सिमम आता है। ठीक है,
तरीका समझ गए कैसे निकालना है मैक्सिमम? ओके, शेप ये हो गई। ये किसके लिए बनाई थी? रिंग के लिए। किसके लिए? रिंग के लिए। कल इसमें ये 2 पॉइंट सब मार्क करके दिखाएंगे कि ये वाले कौन से पॉइंट होंगे जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होता है। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रिंग का इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा। ओके चल आगे। आ रिंग के बाद क्या था बेटा? लाइन चार्ज। पहले क्या था? लाइन चार्ज के लिए क्या आया था फॉर्मूला? बोल। ई का यही था 2k लैम्डा बाई आर। ओके बोल कैसा आएगा आपकी बार? अब तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह सकते हैं ना? अरे बोल। ठीक है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके फिर क्या था उसके बाद? बोल। शीट और प्लेट। इधर वाला मिटा दूं? ग्राफ बेसिकली हमको जब एक बार समझ में आ जाते हैं तो हम किसी का भी ग्राफ बेसिक समझने लग जाते हैं क्या होता है। बोल शीट और प्लेट का क्या आया था? शीट एंड प्लेट क्या था? E इजिकल टू शीट का तो कितना था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो शीट था। और E इजिकल टू सिग्मा अपॉन ये क्या था? प्लेट। बोल E और R का ग्राफ कैसा? ऐसा। कोई डिपेंडेंसी नहीं आर पर, नहीं है ना? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, क्या कोई डिपेंडेंसी है? नहीं। कैसे आएंगे ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें भी कोई कष्ट नहीं। अब आ शेल पर। बिठा दूं इसको, इधर वाले को, इसको, रिंग को। अब देख शेल बोल। शेल या सॉलिड मेटल स्फेयर। सॉलिड मेटल स्फेयर, बात एक ही थी। क्या था? बोल इधर ध्यान से। ई इनसाइड क्या था? 0। ई सरफेस क्या था? और ई आउटसाइड क्या था? ठीक है, ये हमारे पास ये सेंटर, ये इसकी रेडियस का पॉइंट, और इसके बाद हम बाहर निकल गए। तो जब तक बाहर नहीं निकले तब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? 0। अंदर क्या है? 0। अंदर 0 है, इसका मतलब शुरू में कर्व कैसन चलने वाला है? आइसन। ओके ठीक है, उसके बाद ऊपर ये कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट कितने पे होगा? के क्यू बाई। और आगे क्या हो जाएगा? पैराबोला हाइपरबोला जो भी बोलो। ओके बनाया था ऐसा ग्राफ, ग्रेविटेशन में बनाया था ना? ये ई और ये आर। अब बचा क्या? डाइलेक्ट्रिक स्फेयर। कैसा? डाइलेक्ट्रिक स्फेयर। ग्रेविटेशन में हमने इसको कई बार नीचे बनाया था क्योंकि ग्रेविटेशन में हमेशा आर वेक्टर के अपोजिट होते हैं। जो हमारे जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो पोजीशन वेक्टर के हमेशा उल्टे चलते हैं। हटा दो इसको। अब बचा क्या? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर। ई इनसाइड कितना? आर क्यूब इंटू आर। ई सरफेस कितना? आर स्क्वायर कैपिटल वाला। ओके फिर ई आउटसाइड कितना? छोटे आर का स्क्वायर। ये हमने ग्राफ बनाना तय किया 0। ये हमारे पास ई है, ये आर है। जब तक हम यहां तक नहीं आए तब तक हम किसके अंदर है? अंदर। ई प्रोपोर्शनल है आर के। बोल कैसा आएगा ग्राफ? ई प्रोपोर्शनल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यही होगा। ओके उसके बाद ऐसा। ओके ये पॉइंट कितने का? के क्यू बाई आर स्क्वायर का। क्लियर बेटा? तो ग्राफ में कोई समस्या नहीं है। ऐसा भी हमने बनाया था किसके लिए? ग्रेविटेशन में। ठीक है, डेप्थ के लिए भी बना था और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए बना था अर्थ के अंदर। एक ही बात थी, वो जी की वैल्यू का ग्राफ बनाया था ना। डेप्थ और वो दोनों ही आ गई इसमें। ये डेप्थ है, ये बाहर है। ठीक है, तो ग्राफ की तो इतनी सी कहानी है कि जब हमको एक बार शेप समझ में आने लग जाती है कि यार किस ग्राफ की कैसी शेप आती है, तो फिर वो चाहे कैरेक्टर कोई से भी हो, ई और आर हो, जी और आर हो,
या एफ और आर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खड़ा हो जाओ, उधर बैठ जा। अगली बार करेगा तो उधर बैठाऊंगा। लिख लिया? ग्राफ ध्यान से देख के जाना, क्योंकि ग्राफ का एक नंबर का मतलब जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें ग्राफ का क्वेश्चन एक कोई एक आध आने की संभावना होती है। ठीक है, हाँ जी, क्या ग्राफ समझ में आते हैं? चल, तो एक सवाल ऐसे ही ग्राफ का पूछ रहा हूं, देख इधर ध्यान से। एग्जाम्पल, टू पेयर्स ऑफ चार्ज पेयर वन हमको दिया हुआ है जिसमें चार्ज है +3 कूलाम और +2 कूलाम। पेयर टू जिसमें चार्ज है +1 कूलाम और +2 कूलाम। इफ graphs are plotted between force F and distance R for both the pairs, then correct option is ऑप्शन नंबर 1, ये F है, ये R है, या इसको ये करके 1/r² कर दे। इसको ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एंड 1/r²। आर क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम। वन बाई आर स्क्वायर के साथ प्लॉट करें। पेयर वन, पेयर टू, एफ 1/r², यही पेयर वन, यही पेयर टू। ऑप्शन नंबर सी, एफ 1/r², पेयर टू, पेयर वन। ऑप्शन नंबर डी, एफ 1/r², पेयर वन, पेयर टू। बोलो कौन सा ग्राफ सही होगा? क्या कर रहा है विकास? वो क्या कर रहा है सिद्धार्थ? इधर देख ध्यान से। जब सवाल लिखा हुआ तो उधर टोपी में कहां खेल रहा है? इधर देख, बोल कौन सा होगा? एक आंसर आया सी, बाकी लोग बताओ। पहले देख ग्राफ किस किस के बीच में। ठीक है, हाँ, तो हम ग्राफ किस किस में बना रहे हैं पहले तो ये डिसाइड कर। दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखना सबको पता। बोल क्या होता है फोर्स? जल्दी बोल। के क्यू Q1 Q2। बेटा फोर्स लिख रहे हैं,
इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखते लिखते फोर्स को भूलो मत, ठीक है। फोर्स में दो चार्ज आते हैं ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ग्राफ हम किस किस के बीच में बना रहे हैं? फोर्स और 1/r स्क्वायर के बीच में बना रहे। तो बोल फोर्स और 1/r स्क्वायर का आपस में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। देख इधर ध्यान से, F इजिकल टू के Q1 Q2 और 1/r स्क्वायर, ये पूरी चीज कांस्टेंट है क्या? है। ये एक क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी, इसको y कहूं, इसको k कहूं, तो y इजिकल टू के एक्स की फॉर्म है क्या? अरे है क्या? अरे है क्या? ग्राफ कैसा आएगा बोल? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होना चाहिए, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। एंड स्लोप ऑफ दी लाइन क्या होगी बेटा? अरे टेन थीटा तो होगी, वो होगी क्या? के Q1 Q2। अरे दिख रहा है तेरे को? y इजिकल टू mx लिख दे यार तू, ठीक है। m क्या है? के Q1 Q2। तो जिसका के Q1 Q2 ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। बता किसका स्लोप ज्यादा होगा? के तो दोनों में सेम है, जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो बोल कौन सा वाला ऊपर रहेगा? ऊपर। ओके, क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन। आ गई बात समझ में? अब इसमें कई बार चालाकी करेगा, एक पेयर को लाइक दे देगा, एक पेयर को अनलाइक दे देगा। मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। तो याद रख, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको तू इधर प्लॉट करेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगर मैं ये कहता है ये एक पेयर पॉजिटिव है, एक दोनों पॉजिटिव है, एक पेयर, और एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है वो किधर प्लॉट होता है? ऐसे। समझ गए? अरे आना बोल। और अगर लिख दे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में? कैसे किया? और ग्राफ बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह ऐसे ही लगता है भाई। हमने देखा कि क्या डिपेंडेंसी आ रही है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे स्लोप डिसाइड किया, स्लोप के बेसिस पे जज कर लिया कौन सा ऊपर आना चाहिए कौन सा। y इजिकल टू mx की फॉर्म है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आएगा। लिख लिया क्या? अबे क्या कर रहे हो? हाँ, ये ड्राइंग बनाती रहती लड़की, सीधे सीधे लिखा करना। पर ये है कि इसकी कॉपी जो है ना वो पढ़ने के लिए अच्छी, बाकी तुम सबको पढ़ने का, अगर कभी नोट्स की कॉपी मांगी ना तो इसी से ही मांगी जाएगी। जैसे सुरेश सर ने ले रखी है ना एक वो केमिस्ट्री के नोट्स की कॉपी है। हाँ, इसीलिए सबको 2-2 रुपए जमा कराने चाहिए पर डे, ठीक है ना? लिख लिया क्या? चल देख इधर ध्यान से, कुछ सवाल बेसिकली हम जो हमने लेफ्ट ओवर सवाल मान ले, या कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल जो इन पे जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बन सकते हैं, वो देखते चल रहे हैं। ठीक है, इधर देख ध्यान से समझते चलना। ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है। कैसा स्फीयर? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। इसकी रेडियस हमको दे रखी है कितनी बेटा? आर। कितनी दे रखी है? आर। ओके, इससे 4r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। ओके, लेकिन इसमें से क्या किया हुआ है, हमने एक कैविटी बनाई हुई है, इतना हिस्सा r/2 का इसमें से गायब किया हुआ है। अब बता इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा इस पॉइंट P पर? ओके, डेंसिटी तो रो है बेटा, रेडियस r है, और उसमें से r/2 की रेडियस वाला जो सेंटर से डेंसिटी याद रख, उससे डिपेंड करती है। डेंसिटी का मतलब क्या? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। ठीक है, निकालो क्या होगा। याद रख कैविटी में हमारे यहाँ क्या अप्रोच होती थी, हमने पहले भी किया है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी क्या है, सीओएम से बिल्कुल मान लिया। चल पहली बात तो चार्ज में हमने कभी सीओएम का कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। फिर दूसरा मान ले सीओएम वही रहा, उससे क्या हो गया, चार्ज तो चेंज हो गया ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या तरीका होता था सोच। देख फिजिक्स तो है ही लिंकिंग। जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे तो हम क्या करते थे, मान ले ये एक बॉडी है, इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है और इसमें से ये हटा दिया, तो हम क्या करते थे, होल बॉडी में से हटाई गई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा देते थे, माइनस कर देते, यही होता था। तो याद रख, देख फिजिक्स इज द जो है ना गेम ऑफ अप्रोच, सेम सी अप्रोच लगती है कि अगर ये पूरा होता तो कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता, और ये अंदर वाला खाली हिस्सा होता, अगर अकेला ये होता अंदर वाला, इसका कितना होता, पूरे में से इसका घटा दे, वो बचे हुए का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। ओके, तो तू सोच, क्या तू पूरे स्फीयर का लिख सकता है यहां पर, बोल डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला क्या था आउटसाइड पॉइंट पर, देख ले, ठीक है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट बना दे उसको, है ना, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जल्दी बोल। देख आउटसाइड पॉइंट पर हमने डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था, ये था ना हमारे आउटसाइड पॉइंट। डेंसिटी की फॉर्म में क्या हो गया था फॉर्मूला, बोल, ये क्या था, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था हमने। क्यू को हमने क्या लिख दिया था बेटा, रो मल्टीप्लाइड बाय, अरे आउटसाइड पॉइंट पे लिखना है ना, तो हाँ सॉरी आउटसाइड पॉइंट पे लिखेंगे ना, हाँ क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, फिर यहां पर क्या हो गया था, के क्यू लिख दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख दिया था रो इनटू वॉल्यूम, यही होगा। ओके, हाँ बोल 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 बोल, जल्दी 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 जल्दी, नीचे आर स्क्वायर क्या आ गया था, जल्दी बोल, ये कैंसिल हो गया था, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया था, क्या आ गया था, जल्दी बोल, रो, अब ये तो तू सरफेस का लिख रहा है, हाँ तो अब तेरे को सरफेस से क्या लेना देना, ठीक है, तो सोच तो सही मैं क्या लिख रहा हूं, मैं तो सरफेस का लिख रहा हूं, तेरे को सरफेस का लिखना है क्या, नहीं, क्या लिखेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूले लिखाए हुए इनको याद ही कर लेना। हाँ क्या आया बोल, याद की, रो कैपिटल 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यही आया था क्या, अरे सही, क्या ये छोटा आर क्या था, पॉइंट की डिस्टेंस, बड़ा आर क्या था, बोले। ओके क्लियर, अरे बात समझ में आ गई क्या। तो जब तेरे को फॉर्मूला समझ में आ गया तो देख, मान ले ये पूरा होता, अगर ये पूरा होता तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या लिखता, बोल, E1, यही लिखता है E1। ओके, अगर ये तेरा अंदर वाला होता सिर्फ ये वाला, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ क्या लिखता है, E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, देख ये होता है, यहां पर क्या आता है E2, तो जो अब हमारे पास E होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूरे में से इसका घटा दे, यही होगा, बचे हुए का यही होगा पूरे का, और उसमें से किसका माइनस कर दिया, रिमूव पार्ट का। ओके चलो फटाफट लिख दे, बोल क्या आएगा, E1 को क्या लिखेगा सबसे पहले, बोल, पूरे का रो आर क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस आर है, ओके, 3 एप्सिलॉन नॉट और 4 आर का स्क्वायर, यही होगा, क्या ये पूरे का लिख दिया हमने, माइनस रो r/2 का क्यूब। ओके, तो r/2 का क्यूब। ओके, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट 4 r का स्क्वायर, यही होगा। बोल फटाफट क्या आ जाएगा जल्दी से, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, कोई खास वो नहीं है। देख यहां पर r से r कट जाएगा, एक r बचेगा, बचेगा, अरे बोल, तो रो r अपॉन यहां पर कितना बेटा, 4 का स्क्वायर कितना, 16,
तो 16 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अरे सही क्या, 3 एप्सिलॉन नॉट को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं ताकि कॉमन आ जाएगा बाद में। ठीक है, अंदर बोल यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भी आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रो, और आर ऊपर, नीचे कितना बोल, ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी 16 इंटू 8, और यहां पर कितना 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या चीज कॉमन आ रही है बोल, सब कुछ ही कॉमन आ रहा है एक को छोड़ के, ये क्या होगा रो आर, और 16 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, यही है। यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 8। ओके, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/8। ओके, तो फाइनली तेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ गया बोल, E इज इक्वल टू रो आर, और ये 48 एप्सिलॉन नॉट इंटू 7/8, यही होगा। अब इसको कर लेना, हाँ गलती हो गई ठीक है ना। तो जब भी कैविटी वाली प्रॉब्लम आएगी क्या करना है, पूरे का बचे हुए का। ओके, पूरे में क्यों मानते ये करके, हम्म, करके देखना एक बार सेम आता है क्या, ट्राई करना। अरे क्लियर क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पार्ट ऑफ कंडक्टर ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर। इधर देख, बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं इसको समझ, देख ध्यान से। मान ले ये मेरे पास कंडक्टर, अरे खड़े हो तुम, खड़े हो लो, सिद्धार्थ खड़ा हो यहाँ, हाँ इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम सारे आपस में मस्ती कर रहे हो, इधर आ जाओ। अरे तू इधर आ जाना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं सिद्धार्थ तू आ जा बेटा, इधर आ जा, ठीक है, कॉपी लेके इधर आ जा। ये हमारे पास मान ले कोई कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज फैला हुआ, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो इतना सा हिस्सा है इस कंडक्टर का, ये वाला पोर्शन, क्या ये बाकी के इलेक्ट्रिकल फील्ड में, हाँ है। तो बाकी का बचा हुआ कंडक्टर, इस पर कितना, जल्दी आ जा बेटा, यहां पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम क्या करें कि अगर ये पूरा कंडक्टर है,
तो इसके इस हिस्से पर बाकी का बचा हुआ कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। ओके बेटा, यानी किसी कंडक्टर के एक हिस्से पर बाकी के बचे हुए कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर बेटा? अब ये जो प्रॉब्लम होती है टिपिकली हम इस तरीके से इमेजिन करते हैं, देख इधर ध्यान से, कि मान ले मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर में से मैंने क्या किया, थोड़ी सी एक कोई हिस्सा इसका गायब कर रखा है। ठीक है, इतनी सी इसमें क्या कर रखी है, ये शेल मान ले तू, तो इसको कैसा है बेटा, शेल, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ली चार्ज। अ पार्ट इज रिमूव्ड, इसका एक पार्ट हमने क्या किया हुआ, रिमूव किया हुआ। और अब हम यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना चाहते हैं कि इसके कारण यहां पर क्या होगा। ओके बेटा, मान लिया ये जो है हमारी, और बहुत क्लोज है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया, कौन सा बेटा, ए, ये इसका सेंटर है ओ, ए इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, मान सकते हैं बिल्कुल सरफेस पे, लेकिन सरफेस पे भी हमें तो पूरे कंडक्टर का लिखना आता है। ठीक है, इसमें से तो कुछ पार्ट गायब है, पूरे सरफेस का तो हम पूरे का तो हम लिख देते के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा क्या है बेटा, गायब है। ओके, चार्ज डेंसिटी वही हमने मान ली कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, टोटल चार्ज इस पर कितना दे रखा है, क्यू, और इसकी रेडियस लेटर से कितनी है बेटा, आर। ओके, क्या अजम्पशन सारे समझ में आ गए, जो है तरीका समझ में आ गया, क्या करना चाह रहे हैं हम, ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक क्या है बेटा, शेल है, शेल के में से इतना सा हिस्सा कोई गायब किया हुआ है, और उसके कारण हम यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना चाहते हैं, पॉइंट विच इज वेरी क्लोज, क्या है बेटा, वेरी क्लोज। ठीक है, देख यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि अगर ये पूरा होता तो हमने कहा था कि कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहा था हमने कल, ये चीज कहा था, एनी शेप कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन सरफेस इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। और वेरी क्लोज पॉइंट पर भी उतना ही होगा, जो आपने अभी कह ही दिया कि भाई बहुत पास है तो सरफेस पे ही मान लो, तो वेरी क्लोज पर भी क्या होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। ऐसा तब होता जब ये पूरा होता, अब क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि ये पूरा नहीं है, इसमें से कुछ पार्ट क्या हुआ है, कटा हुआ है। क्या ये चीज क्लियर बोल, अरे हाँ ना बोल। अब देख हम क्या करते हैं कि हम मान ले यहां पर इसको जोड़ दें, जो हिस्सा कटा हुआ है ऐसा ही हिस्सा हम इसमें एक जोड़ दें, छोटा सा। ठीक है बेटा, अब हम कह सकते हैं भाई इसके दो हिस्से, एक ये और एक जो हमने जोड़ा है। ओके, जो ए पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए, क्या वो दोनों का सम होना चाहिए, 1 के कारण और 2 के कारण, अरे होना चाहिए क्या, बोल, क्या ए पर इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों का होना चाहिए, 1 के कारण और होना चाहिए। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ड्यू टू, किस किस के कारण होना चाहिए बेटा, 1 एंड 2 होना चाहिए। अब कंडक्टर है तो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, अरे होता है, यानी दोनों ही, जो 1 के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और 2 के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, वो दोनों ही एक डायरेक्शन में होंगे, अरे होंगे क्या, तो E1 प्लस E2 हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होना चाहिए, होना चाहिए क्या, और ये किसके बराबर होना चाहिए बोल, सिग्मा अपॉन एफ, वाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे कंडक्टर के कारण क्लोज पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या लिखा जाता है बेटा, सिग्मा। तो क्या ये चीज क्लियर बेटा, बोल यहां से यहां तक क्लियर, अरे सही क्या। अब मैं कहता हूं कि मान ले हम एक पॉइंट अंदर मान ले और बहुत क्लोज मान ले, अंदर भी हमने मान लिया, यहां पर एक कोई बहुत क्लोज पॉइंट है, लेटर से बी है, तो बी पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, पहले तो कूद के नतीजे में मत पहुंच, क्या होना चाहिए, 1 और 2 के कारण होना चाहिए, किसके कारण होना चाहिए भाई, हाँ अब देख धीरे धीरे कूद के मत पहुंचा करो नतीजे में, सोचा करो, अपने आप ही आता है। पहली चीज 1 और 2 दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, तो हमने लिखा एट बी इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑल्सो ड्यू टू 1 एंड 2, बोल क्या ये समझ में आ गई बात। अब 1 और 2 की डायरेक्शन बोल, देख ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे होगी, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे होगी, तो या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस, अरे क्लियर, अरे हाँ ना बोल, चल तो ये मैंने लिख दिया E1 माइनस E2, बोल अब इसको किसके बराबर लिखूं, अबे लल्लू शेल के अंदर कितना होता था, 0, ठीक है,
अरे शेल के अंदर कितना होता था? जीरो। जब मैंने इस पूरे शेल को बंद कर दिया है तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? जीरो। तो बोल E1 माइनस E2 क्या होना चाहिए? जीरो। अरे होना चाहिए क्या? तो E1 माइनस E2 क्या आ गया बेटा? जीरो आ गया। ओके, इससे मुझे पता लगा कि E1 और E2 बराबर है। क्या आ गया? क्या कि E1 और E2 बराबर है, यानी ये और ये अपोजिट इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहे हैं, तभी क्या हो रहा है? जीरो। ये कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कहां यूज किया था बोल? हमने कहा था ना कि ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी उस पर रखा हुआ है, एक को हटा देते हैं तो हम कहते हैं बाकी का उतना ही होगा और उसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां हम कह रहे हैं यहाँ जीरो है तो इसका अगर इधर होगा तो इस वाले का कितना होना चाहिए? इधर होना चाहिए। ओके, तभी जीरो हो सकता है। क्या ये बात क्लियर बेटा? E1 E2 बराबर आ गया तेरे पास, बोल। अब सोच, E1 क्या था हमारा? इस बचे हुए का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड। E1 और E2 तो बराबर है, क्या यहाँ E2 की जगह भी E1 लिख सकता हूं? तो फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या कहा? देख इधर ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने कहा कि 2E1 बराबर होना चाहिए किसके बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी E1 किसके बराबर आना चाहिए बोल? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? अब याद कर ले इसको कि कंडक्टर के किसी एक हिस्से पर बचे हुए कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कितना होगा? सिग्मा अपॉन, क्योंकि जो यहां आया वही यहां आएगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा। ओके बेटा, क्लियर? तो कंडक्टर के किसी एक हिस्से पर बचे हुए हिस्से का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना बोल? सिग्मा अपॉन 2 एफ। क्या ये चीज समझ में आ गई? पूरे कंडक्टर के कारण सरफेस पर कितना? सरफेस के क्लोज पॉइंट पर कितना? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर कंडक्टर का ये पूरा कंडक्टर मैं पूछूं बस इस हिस्से पे बाकी का बचा हुआ कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है, तो सिग्मा अपॉन 2 आ गई बात समझ में? कोई भी कभी खुद पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बनाता। ठीक है, हम जब कहते हैं चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड तो उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, खुद चार्ज पर उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मानते। ठीक है, सोर्स मानते हैं उसको, तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो किसी कंडक्टर के किसी हिस्से पर बाकी के बचे हुए हिस्से का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। पूरे कंडक्टर का कितना? क्या ये बात क्लियर? लिख ले इसको ध्यान से, देख कितना। हाँ बिल्कुल। कौन सा? बी पॉइंट सरफेस के क्लोज नहीं भी होता तो भी यही होता, अंदर तो सारे पे ही जीरो आता, पर हमने सिमेट्रिक लेने के लिए उसको भी क्लोज मान लिया। लिख लिया क्या?
फिर से एक बार कि कंडक्टर के किसी एक हिस्से पर बाकी के बचे हुए का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना। ओके, शेल नहीं बेटा, सभी के लिए सही है। किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए हमने क्या लिखा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, अब देख इधर ध्यान से, अगली चीज जो हम कह रहे हैं वो है प्रेशर ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल स्फेयर या शेल। हाँ जी, पहले चीज समझो हम क्या करने जा रहे हैं। लिख लिया सबने हेडिंग। देख इधर ध्यान से, मान ले मेरे पास ये एक कोई शेल है या मेटल का स्फीयर है, कुछ भी मान ले। इस पर जब हम चार्ज रखते हैं तो चार्ज कहाँ होता है बेटा, सरफेस पे। किस पे होता है, सरफेस पर। क्लियर ये चीज। तो ये हमारे पास मान ले चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर आ गया। क्या ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा बेटा? तो रिपेल कर रहा होगा तो क्या कोशिश कर रहा होगा बोल, अपनी रेडियस को बढ़ाने की। बात समझ में आ गई भाई? चार्ज रिपेल कर रहा है तो ऐसे तो भाग के जा नहीं सकता, तो ये बेसिकली रिपेल कर रहा है तो अपने साइज को क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की है। साइज को अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या ये मान सकते हैं भाई इस पर ऐसे बेसिकली क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, या हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। ये होगा कि अंदर से इसमें क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है जो कि इसके साइज को क्या करने की कोशिश कर रहा है बेटा, बढ़ाने की। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शेल या जो है मेटल स्फीयर होता है तो हम कहते हैं कि उस पे अंदर की तरफ से बाहर की ओर क्या लग रहा होता है, एक प्रेशर लग रहा होता है। क्लियर बेटा? इस प्रेशर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। क्या साइज तब भी बढ़ेगा जब नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा, या तब कम होगा? तब भी रिपेल ही करेगा। यानी चाहे किसी, जैसे एक पहला सवाल यही मान ले कि तेरे पास एक साबुन का बुलबुला है, सोप बबल है, उसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दूं तो उसका साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज डाल दूं तो, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा प्रेशर क्या लगता है बेटा, साइज को बढ़ाने की कोशिश, यानी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। क्या ये चीज क्लियर? प्रेशर कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता, प्रेशर सिर्फ अंदर बाहर होता है। ओके, ठीक है, इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, ठीक है। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। और उसमें भी हम ये नहीं कहते प्रेशर को कि प्रेशर कभी नेगेटिव होता है, क्योंकि प्रेशर को टेंसर क्वांटिटी मानते हैं, इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, ठीक है। ओके, आगे। चेंज इन प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, किसी भी चीज का चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही सकता है। ओके, अरे हाँ ना बोल। अब देख इधर ध्यान से, बहुत आसानी से तू इसको कैलकुलेट कर सकता है कि मान ले तेरे पास ये एक शेल है और शेल पर तूने कुछ चार्ज रख रखा है, पॉजिटिव ही मान लेते हैं। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। कितनी है, सिग्मा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? ओके, अब देख ध्यान से सुनते चलना। मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया जिसको मैंने कहा डीए है। क्या है बेटा, डीए। डीए क्या माना मैंने, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ऑन सरफेस। बोल सही क्या? एक छोटा सा एरिया मान लिया, कितना बेटा, डीए। कितना मान लिया, देखिए मत, सिर्फ बोलता चल। डीए पर कितना चार्ज होगा इस स्मॉल एरिया पर, सिग्मा डीए। डीए सिग्मा बात होती है। ओके, क्या सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट बोल कितना होगा, सिग्मा डीए। बोल कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? क्या ये चीज क्लियर? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं भाई यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू डीए। अब ये जो चार्ज रखा हुआ है ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसका है, बचे हुए कंडक्टर का। किसका है? तो बचा हुआ कंडक्टर यहां पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होगा बोल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बता, अभी हमने कहा कंडक्टर के किसी एक हिस्से पर बचे हुए हिस्से का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कितना होता है। ओके,
तो हम कह सकते हैं यह चार्ज, ये वाला चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है बेटा, ठीक है। तो हमने कहा दिस चार्ज इज सिचुएटेड इन, प्लेस तो हम जब रखते तब होता सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ रिमेनिंग कंडक्टर कितना है बोल, इलेक्ट्रिकल फील्ड जल्दी बोल। क्या यहां तक किसी को कोई कष्ट बोल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी यहां एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसको हमने ई कहा, वही ऐसे, ओके। अरे क्लियर क्या। अब एक चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगा रखा होता है तो फोर्स लगता है, खतरा लगता है, क्यूई। कितना लगता है, क्यूई। तो बोल इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, क्यूई। क्यू कितना है, चार्ज कितना है, सिग्मा डी है तो चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो बोल कितना लगेगा फोर्स, डी अपॉन सिग्मा, सिग्मा कट जाएगा ना। अबे डी अपॉन ठीक है, ओके। तो क्या लगेगा बोल, फोर्स ऑन एलिमेंट कितना बोल, जल्दी बोल। सिग्मा डी तो चार्ज है, और मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड से सिग्मा अपॉन 2। सिग्मा से सिग्मा कटा नहीं है, सिग्मा सिग्मा मल्टीप्लाई हुआ, बोल क्या आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, किधर लगा फोर्स, बोल किधर लगा फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है। तो ये मेरा जो येलो येलो था, ये कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे था, तो इस पर फोर्स भी ऐसे ही लगा होगा। इस फोर्स को मान ले डीएफ से लिख दें, तो डीएफ भी ऐसे। सुन तो रहे बात, आ गई बात समझ में, क्लियर। अब मेरे को फोर्स पता लग गया, कितने एरिया पे लग रहा है ये फोर्स, डी एरिया पर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बोल प्रेशर कितना लगा, प्रेशर P विल बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, डीएफ अपॉन डीए, यही होना चाहिए। यानी बोल डीए कट जाएगा, क्या क्या आ जाएगा बोल। तो प्रेशर कितना लगता है, अगर कोई चार्ज हमारे पास शेल है या मेटल का स्फीयर है, तो उस पर हमेशा कितना लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब कोई भी शेप हो, प्रेशर हमेशा यही लगेगा, कितना बेटा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन। आ गई क्या बात समझ में। अब जो हर्षिता ने कहा नेगेटिव होता तो अंदर लगना चाहिए था, ठीक है। सुन ले, देख इधर ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज कर देते हैं इसको, ठीक है। वही एक एरिया कंसीडर करते हैं, इस पर चार्ज कितना होगा बेटा, सिग्मा डी है, कैसा होगा, नेगेटिव। बचा हुआ हिस्सा भी नेगेटिव है, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2। किधर होगा, अंदर की तरफ होना चाहिए। अरे नेगेटिव चार्ज का तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने ऐसे बनाया था, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स या अपोजिट, अपोजिट लगा, तो ई के अपोजिट किधर लगा, बाहर की तरफ लगा, लगा क्या। तो जो डीएफ की डायरेक्शन है वो तो अभी भी वही आई, बाहर की तरफ। यानी चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, हमेशा क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, और कितना लगेगा, याद रखोगे। तो याद रखना, जहां पर भी प्रेशर वाले क्वेश्चन आए तो कंडक्टर के सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो कितना लगता है बेटा, स्क्वायर अपॉन 2, हमेशा किधर लगता है, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ओके। एक और जगह हमने ऐसा पढ़ा था कि यार अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, बोल कहां पढ़ा था,
वो तो कैसे भी लगता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, दोनों ही लग सकता है बॉलीवुड। कहाँ पढ़ा है 11th में हमने? शुद्ध में क्या कहा था? बूंद में और ड्रॉप में और बबल में एक्सेस प्रेशर होता है जो भी शेप ऐसे बन जाए उसमें हमेशा क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है। ड्रॉप में कितना था एक्सेस प्रेशर बता? ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना था, जल्दी बोल। चला ढूंढ, ठीक है, पढ़ दोबारा। ड्रॉप में 2s/r और बबल में, देख अब तू चाहे सब कुछ चीज भूल जा, पिछले फॉर्मूले याद रख, ठीक है बेटा? कैसे निकाला था भूल जा कि कैसे निकाला था हमने, जो है दो तरीके से सीखे थे ये करके। क्या याद रख? एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी बबल एंड इनसाइड दी ड्रॉप। इनसाइड दी ड्रॉप कितना? 2s/r, और इनसाइड दी बबल कितना? 4। ठीक है, एस क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जिससे भी बना हुआ है, और आर क्या है? रेडियस। ओके बेटा, अरे क्लियर? चल इधर देख ध्यान से, लिख ले फटाफट चल। 11th के डेरिवेशन अगर अब तू भूल जाता है तो कोई पाप नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले नहीं भूलने। कि लगता है इसमें जब भी ये शेप बनेगी इधर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा, दोनों के प्रेशर डिफरेंस को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, और एक्सेस प्रेशर को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं ड्रॉप और बबल के लिए। बबल और ड्रॉप में डिफरेंस क्या होता था? हाँ, ठीक है, ओके, तो उसमें 4s/r, उसमें 2s/r। हर्षिता 11th की कॉपी लेके आती है क्या? लिख लिया? क्या? नहीं, बस एक छोटी सी चीज पड़ेगी। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। बबल ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ड्रॉप में अगर चार्ज आएगा तो फिर वो सरफेस पे ना रह के अंदर भी आ सकता है। ओके, बबल में सिर्फ किस पे रहेगा? सरफेस पे। तो सिर्फ ये इक्विलिब्रियम बबल के लिए। पहले सिर्फ ये इतना सा समझ ले क्या है, बस एक फॉर्मूला याद करना कि कुछ सवाल इस पर फॉर्मूले पे आते हैं डायरेक्ट। इधर देख, ये मान ले एक तेरे पास बबल है, ठीक है? अगर इस पर चार्ज नहीं है तो एक्सेस प्रेशर इसका क्या होना चाहिए बोल? 4s/r। ये हमने कहा इसकी रेडियस r है, ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, जिस भी लिक्विड का बना हुआ है, उसकी सरफेस टेंशन क्या है? s है। तो एक्सेस प्रेशर यानी P इन माइनस P आउट क्या होना चाहिए बोल? P एक्सेस लिख दूं, P इन माइनस P आउट को इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4s/r। यानी P एक्सेस प्रेशर कितना होना चाहिए? 4s/r। यहां तक 11th का हमने लिखा, ठीक है? अब हमने इस पर चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बेटा? चार्ज। ओके, कैसा भी चार्ज रखूं क्या अंदर से एक नया प्रेशर बन जाएगा बोल? ये हमारे पास एक नया प्रेशर अंदर से बनने लग गया, बोल वो कितना होगा? अबे अभी सीखा है यार। ओके, ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो था इसके साथ एक और जुड़ गया, कितना बेटा? σ²/2ε0। यही हुआ, इजिकल टू कितना बेटा? 4s/r। ओके,
अब देख, हमने बबल की कंडीशन पढ़ी थी कि बबल तब तक ही जिंदा रहता है जब तक पी एक्सेस जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, ठीक है। अंदर से प्रेशर ज्यादा हो तो ही इसको बना के रखेगा, अगर अंदर का प्रेशर कम होता जाएगा तो ये फ्लैट होता चला जाएगा, और बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली फ्लैट हो जाएगा। तो पी एक्सेस बेसिकली अब तेरे लिए क्या हो गया बेटा, 4s/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और लिमिटिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी एक्सेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे होना चाहिए, बबल कब तक बचा रहता है, जब तक उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर जीरो से बड़ा होता है। तो लिमिटिंग कंडीशन लिख दे कि अगर पी एक्सेस जीरो हो जाए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, लास्ट कब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा, फॉर इक्विलिब्रियम पी एक्सेस को क्या कर दे, जीरो। तो क्या आ जाएगा बेटा, 4s/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 है। इसको याद रख ले। इसमें तेरे पास से कई बार ये पूछेगा मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी सोप बबल पे, क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ, कि सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी इससे, सिग्मा पता लग गया तो वो पता लग गया कि मैं चार्ज डेंसिटी ये हो सकती है, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है बोल, मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल क्या होगा बोल, बेसिकली तेरे को क्या लिखना है, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। सिग्मा की वैल्यू कहां से मिलेगी तेरे को, यहां से, ओके। क्या आएगी सिग्मा की वैल्यू बोल, सिग्मा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8s/0 बाई r का, ओके। ये वैल्यू तेरे को यहां रखनी, ओके। ऐड ही किए मैंने क्या कहा, एक्सेस प्रेशर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया बेटा ये, अब मैंने इसको इधर भेजा और मैंने कहा मिनिमम एक्सेस प्रेशर मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि ये तो आनी जानी चीज है ना, चार्ज हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। तो बबल के लिए एक्सेस प्रेशर क्या होना चाहिए, बेसिकली ये माइनस ये, ओके। बचाने वाला चार्ज नहीं, बचाने वाला 4s/r है, ये जो एक्सेस प्रेशर है ये होना चाहिए बस। ये देख इधर ध्यान से, ये तो तेरे को समझ में आया, 11th क्लास में हम लिखते थे। अब ये भी हमने सीखा कि जब चार्ज रख देता है तब तो एक प्रेशर और लगने लग जाता है, कितना, किधर लगता है, अंदर से बाहर। ये भी अंदर और बाहर का डिफरेंस था, नेट प्रेशर था अंदर से बाहर जो लग रहा था, एक्सेस प्रेशर यही तो था, इसमें जुड़ गया ये क्या बेटा, इधर देख ध्यान से कि एक्सेस प्रेशर इंक्रीज हुआ अंदर का चार्ज रखते ही, तो किसमें जोड़ूंगा, इसमें, ठीक है। और ये पूरी कंडीशन क्या है कि जब भी एक्सेस प्रेशर 4s/r होता मेरा बबल जिंदा रहता, ठीक है, ओके। मैं यही तो सीख के आया 11th में कि एक्सेस प्रेशर कितना होना चाहिए, 4s/r में। यहाँ क्या हुआ, अंदर प्रेशर बढ़ गया, ये मिलाकर किसके बराबर होने चाहिए, 4, तभी तक, ठीक है, ओके। लिख लिया, देख एक छोटी सी चीज और देख रहे हैं, फिर हमारे हिसाब से ये जो पहला चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड गॉस लॉ, ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ठीक है।
फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एक छोटी सी चीज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस सिर्फ उसका एक डिफरेंट सवाल हम देख रहे हैं। क्या? इधर देख ध्यान से, हमने कहा मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने एक क्यूब रखा, मान लीजिए एक क्यूब रखा हमने इसी। बताइए इस क्यूब से फ्लक्स कितना? भूल दे जा पिछली। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक क्यूब रख दिया, बताइए इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना? कहां से आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट? अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा मेरे को। जीरो होगा। तो ये बोलना कि जितनी लाइन एंटर की उतनी लाइन क्या हो गई, बाहर निकल गई। अरे आ गई बात समझ में? बार बार चिल्ला चिल्ला के शायद नोट करके लिखा हुआ भी कि किसी भी बॉडी को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है? जीरो। और अगर फ्लक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या है बेटा? चार्ज। क्या ये चीज क्लियर? बोल। अरे हाँ ना बोल। ठीक है। अब देख इधर ध्यान से, ये मेरे पास फिर से एक क्यूब है। अब की बार जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो है तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म है। बता क्या अब भी फ्लक्स जीरो होगा क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है फील्ड। डायरेक्शन तो फिक्स है, इधर ही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ कम है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, डायरेक्शन तो सेम रहे। बोल क्या अब भी फ्लक्स जीरो होगा क्या? नहीं, नहीं होगा ना। क्यों भाई? इस केस में तू जीरो कैसे कह रहा था कि ये जो सारे फेस है इनके कारण तो जीरो है ही। इसके कारण तूने लिखा था प्लस ये, और इसके कारण क्या लिखा था बेटा? माइनस ये। टोटल क्या आ गया था? जीरो। अब यहां और यहां दोनों जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम नहीं है, तो क्या बोल नेट जीरो होगा क्या? यानी इसका मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। क्या होगा? चार्ज। तो इसके अंदर क्या निकलेगा? चार्ज निकलेगा। कितना चार्ज इसके अंदर? तो बस ये एक सवाल और है, देख इधर ध्यान से सुनना और समझना, करने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट मैं तेरे को बता चुका हूं, तो अपने आप कर सकता है अगर कोशिश करेगा तो। ठीक है, देख इधर ध्यान से। इसको पहले क्यूब बनाता हूँ, फिर बनेगा अच्छा डायग्राम। ये 2 मीटर साइड का क्यूब जो है ऐसे रखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस, और इस जो है इससे 4 मीटर पे क्या फर्स्ट फेस है। और कहा इन दी रीजन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 2x आई कैप न्यूटन पर कूलाम एग्जिस्ट। फाइंड फर्स्ट फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, सेकंड चार्ज इनसाइड क्यूब। क्या ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं। अरे नहीं है ना। एक्स के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो कूद के ये मत कहना कि फ्लक्स क्या होना चाहिए? जीरो। नहीं होगा जीरो। ठीक है, चल अब बोल फटाफट क्या होगा, जल्दी से सोच के बता क्या आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। करो करो करो, राइट। ये तेरा क्यूब है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन क्या उसकी डायरेक्शन फिक्स है? बोल क्या डायरेक्शन फिक्स है? अरे इधर देख ध्यान से, ये क्यूब है, क्यूब ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स डायरेक्शन में। किसमें बेटा? वैल्यू बदल रही है, मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है 2x, लेकिन डायरेक्शन हमेशा के लिए क्या है बेटा? आई कैप है। ओके, क्या डायरेक्शन सेम है? अब सोच, अगर इस क्यूब की बात करूं तो इसके कितने फेस हैं? 6। क्यूब कैसे रखा हुआ है? दिख रहा है कैसे रखा हुआ है? इसका एक फेस एक्स वाई में, एक वाई जेड में, एक ऐसे ही रखा हुआ है।
ठीक है, तो ये मेरा क्यूब रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, ठीक है, कौन कौन से फेस हुए? 1 2 3 4 5 और 6। छहों से फ्लक्स जोड़ दूं तो टोटल फ्लक्स आ जाना चाहिए। तो क्लियर बात क्या होनी चाहिए? फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। ओके, लिख दे, फाई ये होना चाहिए हमारा। ठीक है, बोल टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, जल्दी बोल। फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। ओके, क्या फेस को नंबर भी दे दे जैसे हमने दिए थे, 1, ये 2, ये 3, पीछे वाला 4, नीचे वाला 5, ऊपर वाला 6, यही दिए थे। अरे आना बोल। चल अब इधर देख ध्यान से, अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करना शुरू करते। फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? ई ए कॉस थीटा, अगर ई यूनिफॉर्म हो तो। ओके, देखे अब देख इधर ध्यान से, इस वाले फेस के लिए जो हमारा नंबर 1 फेस है, थीटा कितना होगा बोल? फिर से बोल लड़की। इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, कितना होगा बोल? 180 डिग्री। 90 क्यों बोली? ठीक है, क्या होगा? 0 डिग्री। बात समझ में आ गई? इलेक्ट इलेक्ट 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। ओके, कितना होगा? 180। ओके, इस वाले पर आ, 90। अरे इसमें तो 90 हो गया। ठीक है, ओके, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, यानी कौन कौन से के लिए फ्लक्स तू 0 मान सकता है? जिस पर 90 आया। कौन सा? 1 2 3 और 4। ओके, तो हटा दे उनको, बोल कौन कौन से के लिए 0 हो गया? कौन सा बोल? 1 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। ये क्या हो गए? 0 0 0 0। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 और 3 बचे ना, 1 2 3, 1 और 3 तो बचे। 1 2 3 4 5 6, 1 और 3 बचे, बाकी सबके लिए 90। ओके क्या? अरे ओके क्या बोल? सही क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरिएबल था क्या था, थीटा 90 था, इसलिए इनके लिए हमेशा क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या यहां तक क्लियर बेटा? अब बात आती है, देख फाई 1 की बात करते हैं। फाई 1 पर पूरे, उस पर पूरे फेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम है या इस पर भी बदल रहा है? बदल रहा है। बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ी। ये फेस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। एक्स बदल रहा है क्या इस फेस? एक्स का मतलब क्या? इधर कितना जा रहे हैं। ठीक है, यही है। तो बोल एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है क्या? ठीक है, यानी इस पूरे फेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। आ गई बात समझ में? अरे आ गई। ठीक है, समझ गई लड़की? देख इधर ध्यान से, ये टेबल, ठीक है, यहां रखिए। ठीक है, ये मेरी 2 मीटर डिस्टेंस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। इसका कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? ठीक है, आ गई बात समझ में? तो एक्स कोऑर्डिनेट इस फेस पर नहीं बदल रहा, यानी इस फेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज चेंजिंग व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। क्लियर बेटा? मान ले इस पर E1 है, कितना है बेटा? E1। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने क्या मान लिया? E1। तो बोल इसको क्या लिखेगी फाई 1 को? E1 ए और cos 180, यही लिखेगी। E1 ए cos 180। आगे की बात समझ में? E1 एरिया क्या मान लिया? ए फेस एरिया है और cos 180 डिग्री। ओके, अब आ जा लास्ट इस पर फाई 3 पर। क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड बदल जाएगा या E1 ही होगा? ठीक है, बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। तो देख यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड बदल गया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। मान ले यहाँ E2 है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेगी फ्लक्स बोल? E2 ए cos 0 डिग्री। ओके, ठीक है, क्लियर बोल? चल अब इधर आ जा, E1 की वैल्यू बोल क्या होगा? E1 की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल फील्ड है 2x आई कैप। आई कैप तो डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस वाले फेस का? आ गई बात समझ? रख दे एक्स की जगह 4। तो कितना है इलेक्ट्रिकल फील्ड? 8। कितना है? 8। आ गई बात समझ में? तो E1 कितना बेटा? 8 न्यूटन पर कूलम। ओके, और E2 कितना बोल? 12।
ठीक है, कितना बदल गया कोऑर्डिनेट, 4 और 2, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। 6 रख दिया एक्स की जगह तो कितना आ गया, 12 न्यूटन पर कूलम। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया 12 न्यूटन पर कूलम। अब एरिया तो दोनों जगह सेम ही है भाई, कितना है बोल एरिया, 4, 2 × 2, फेस एरिया क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, कितना है, 4 मीटर स्क्वायर। ओके, देख मेरे पास यूनिट सेम थी, अगर हो सकता है तेरे को सेंटीमीटर में दे तो यूनिट बदलना मत भूलना, ये मत कहना कि आपने तो एरिया ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था, मैं भी ऐसे करूंगा, नहीं, ठीक है, मैंने मीटर लिया है। ओके, अब लिख दे क्या होगा बोल, यहां पर पहली जगह cos 180 -1, E1 और ए का मल्टीप्लाई कर दे, तो 8 और 4 माइनस का 32। ओके, क्या आ गई बात समझ में? प्लस कितना बेटा, 12 × 4 यानी 48, कितना आ गया बोल, 16, कितना आ गया, 16। यूनिट क्या होगी, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। क्या हमने फ्लक्स निकाल दिया? अब फ्लक्स के बाद चार्ज निकालना बहुत आसान, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो चार्ज इनसाइड दी क्यूब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, बोल, फाई इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए बेटा, यानी क्यू नेट किसके बराबर होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, यानी कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 16 जो भी है। ओके, आ गई बात समझ में? तो कई बार हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरिएबल देगा, वेरिएबल में हमको ये देखना है कि कहाँ किस पे जीरो है, किस पर क्या एंगल बना रहा है, ऐसे कैलकुलेट करना। आ गई बात समझ में? बोल, क्या लिख लिया? क्या कर दूं, ले नीचे, तो नीचे तो ऐसे ही करूंगा ना, सही बोल, ये ऊपर कर दो इसको, ठीक है। अरे लिख लिया क्या, 4 लाइन कुल थी, लिख लिया। चल अब देख इधर ध्यान से, हटा दूं ना, क्या खाओगे 10 मिनट, चल फिर कल कर, ठीक है। एनसीईआरटी लगाना, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी खरीदी, नई वॉल्यूम पुराना वॉल्यूम? अगर नहीं खरीदी तो कोशिश करो पुरानी खरीदो, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन जो है ना नीट में काम आएगा, जी में काम आएगा। भाई नई वाली में तो सिर्फ बोर्ड बोर्ड